हेलो नमस्कार साथियों। आज प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। एंशिएंट इंडिया में आज प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि आखिर प्राचीन इतिहास का स्रोत हमें कहाँ से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और हमारा देश का नाम वर्तमान में भारत इंडिया जो है कैसे पड़ा, उस सब पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले हम भारत के बारे में ही देख लेते हैं, भारत का नाम के बारे में। अपने देश के नामांकन के बारे में, भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त था। 150 बीसी में आर्य आए थे, और ये आर्य लोगों का जो मूल स्थान था ना, ये मध्य एशिया था। और हमारा ये विस्तार देखिए, उत्तर में कश्मीर, इधर अफगानिस्तान पश्चिम में, और ये पूरब में पश्चिमी गंगा तट, और ये उत्तरी राजस्थान दक्षिण में, ये आर्यों का निवास स्थान था। ठीक है, ये आर्य का विस्तार यहाँ तक है। बोलेगा कि आर्य का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था, तो ईस्ट में था, पश्चिमी गंगा तट तक था, नॉर्थ में कश्मीर तक था, ये साउथ में उत्तरी राजस्थान तक था, और वेस्ट में अफगानिस्तान तक था। उत्तर पश्चिमी से जो जगह, उसको सप्त सैंधव प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिमी को सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। ये तो प्राचीनतम नाम आर्यावर्त है। आइए, महाभारत से नाम कैसे रिलेटेड है भारत का। सम्राट भरत के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा है। एक जैन मान्यता ये भी है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के 2 पुत्र थे, एक भरत और एक गोमतेश्वर। तो ये भरत के नाम पर ही भारतवर्ष पड़ा है। अब आइए, हिंदुस्तान क्यों पड़ा है भारत का नाम। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो फारस का हुआ था, फारसी लोगों का हुआ था, तो वो फारस द्वारा ही, फारस जिसे वर्तमान में ईरान कहते हैं, तो फारस द्वारा ही हिंदुस्तान नाम दिया गया। ये दारा प्रथम हकामनी वंश का था। दारा प्रथम, भारत पर पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था, दारा प्रथम जो है हकामनी वंश का ही था। हिंदुस्तान नाम यानी फारसियों के द्वारा दिया गया था। हिंदुस्तान नाम फारसियों के द्वारा दिया गया था। इंडिया, अब भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा। देखिए, जब देशी आक्रमण जब हुआ था यूनानियों के द्वारा, जो ग्रीक यूनान जिसे बोलते हैं, जो सिकंदर महान था, तो उसने सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं, तो इंडस रिवर के नाम पर ही भारत का नाम इंडिया पड़ा। अब भारत का नाम जम्बूद्वीप, भारत का नाम एक और नाम जम्बूद्वीप है। तो जम्बूद्वीप जो है ना, अशोक के अभिलेखों से प्राप्त मिला है कि भारत का नाम जम्बूद्वीप है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। ये अभिलेख को 1837 में जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था, और 1750 ईस्वी में पी पैंथलर के द्वारा इसको खोजा गया था। 1750 में पी पैंथलर के द्वारा, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया, और इसी में अशोक के अभिलेख में क्या लिखा गया था, जम्बूद्वीप। और यिनतू, भारत का नाम इंतु रखा गया चीनी यात्रियों के द्वारा। और मनुस्मृति से भारत का नाम क्या रखा गया। सरस्वती और द्विधती नदी के बीच भारत ब्रह्मवर्त, हरियाणा का जो प्राचीन नाम है, कहा गया। भारत ब्रह्मवर्त कहा गया, ब्रह्मवर्त कहा गया मनुस्मृति के अनुसार। देखिए, प्राचीन इतिहास के स्रोत, हमारे पास प्राचीन इतिहास के 2 स्रोत हैं। एक साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्स, और एक पुरातात्विक सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो साहित्यिक सोर्स में क्या क्या आ जाएगा, धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत, और विदेशी यात्रियों का विवरण, ये साहित्यिक स्रोत है। और पुरातात्विक स्रोत में क्या आ जाएगा, अभिलेख आ जाएगा, सिक्का आ जाएगा, मूर्तियाँ आ जाएगा, अवशेष, स्मारक, मोहर, ये सब पुरातात्विक में आ जाएगा। और धार्मिक में कौन कौन सा आएगा, और ये धार्मिक को भी बांट देते हैं 3 भाग में, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। 3 प्रकार के हैं धार्मिक स्रोत। चलिए, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। धार्मिक ग्रंथ जो है, इसमें सबसे पहले हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में लिखते हैं, और ये भाषा इसकी क्या है, संस्कृत थी। तो ब्राह्मण साहित्य में बहुत सारे हैं, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र। तो ये जो है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इस सबको वैदिक साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य।
वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं, ये ब्राह्मण साहित्य हो गया, इतने ब्राह्मण साहित्य। अभी हम सिर्फ इसके स्रोत के बारे में वर्णन करेंगे, बाकी इसके डिटेल के बारे में बाद में वर्णन करेंगे कि वेदांग कितने होते हैं, ये महाकाव्य कौन कौन से, धर्मशास्त्र, अरण्यक क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वेद, 4 वेद जो है, सबके बारे में वर्णन करेंगे। अब आते हैं, ये ब्राह्मण साहित्य हो गया। अब आते हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध ग्रंथ से जो है, बौद्ध ग्रंथ क्या नाम क्या है, पिटक। पिटक में वो भी त्रिपिटक, और इसकी भाषा क्या थी, पाली। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों को एक साथ त्रिपिटक कहा जाता है, जो कि बौद्ध ग्रंथ से है। सूत पिटक में क्या है, इसमें बुद्ध की शिक्षाएं वर्णन है, जिसका रचना आनंद किया है। सूत पिटक का रचना किसने किया है, आनंद। विनय पिटक में क्या है, इसमें बौद्ध संघ के नियम है। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध संघ के नियम, और इसकी रचना उपाली के द्वारा किया गया है। अभिधम्म पिटक, इसमें अशोक के समकालिक बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी है, इसका रचना मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा किया गया है। बौद्ध ग्रंथ हो गया। अब जैन ग्रंथ देखते हैं। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है, और इसकी भाषा प्राकृत है। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ पुब्बो है। कौन सा है, पुब्बो। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ पुब्बो है। इसके रचनाकार महावीर, इसकी रचना कौन किए थे, महावीर स्वामी। पुब्बो का रचना महावीर स्वामी ने किए थे। चलिए, 6th सेंचुरी यानी 512 ईस्वी में द्वितीय जैन महासंगीति में वल्लभी गुजरात में जो हुआ था, उसमें क्या किया गया था, जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया था कब, द्वितीय जैन महासंगीति, जो कि वल्लभी गुजरात में हुआ था 512 ईस्वी में। आइए, 3 ग्रंथ, 3 हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, बौद्ध ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ हो गया। अब हमें विदेशी यात्रियों का विवरण देखना है। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी यात्री, चीनी यात्री और मुस्लिम यात्रियों के बारे में देखें। यूनानी यात्रियों में टेसियस, हेरोडोटस, निर्याकस और स्टिबुलस। चीनी यात्री में फहियान, वेनसांग, सुंग युंग, इत्सिंग। मुस्लिम यात्रियों में अरबलूनी, अलमसूदी, फिरदौसी, बहुत सारे हैं। आइए हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस का पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिका, और ये हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ये हेरोडोटस जो भारत के संबंध में जो भी वर्णन किया है, उसे मान्यता नहीं मिला है, क्योंकि वो बहुत सारे अन्य कहानियों पर विवरण है। आइए गैर धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत खत्म, अब गैर धार्मिक स्रोत में आते हैं। क्या गैर धार्मिक स्रोत, जैसे कि चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ इंडिका, पतंजलि के लिखा हुआ महाभाष्य, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ पंचतंत्र, कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी, ये गैर धार्मिक स्रोत है। आइए, अब साहित्यिक स्रोत इतना हो गया। अब पुरातात्विक स्रोत के बारे में वर्णन करते हैं। अभिलेख हो गया। अभिलेख से अशोक के अभिलेख मिले हैं, उससे बहुत सारे भारत के बारे में वर्णन मिलता है। सिक्का से भी भारतीय राजाओं के बारे में वर्णन मिलता है। जैसे स्वर्ण सिक्का सबसे पहले यूनानी शासक मिनांडर ने चलाया था, और सबसे पुराने सिक्के को क्या कहा जाता है, आहत सिक्का या पंचमार्क। पंचिंग किया हुआ सिक्का जो है ना, सबसे पुराने सिक्के को आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्का कौन चलाया था, कुषाण के द्वारा, जो कि कुजल के द्वारा चलाया गया था। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों के द्वारा चलाया गया था। सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का गुप्तों के द्वारा। सोना स्वर्ण सिक्के में आता है। स्वर्ण सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासक जारी किया था। सर्वाधिक शुद्ध सिक्का था कुषाण का। सर्वाधिक सोने का सिक्का था गुप्तों का। मुसलमान में सबसे पहले सोने के सिक्के मोहम्मद बिन कासिम ने चलाए थे। मोहम्मद बिन कासिम। मुसलमान में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, मोहम्मद बिन कासिम। यूरोपियों में सबसे पहले सोने के सिक्के डचों ने चलाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि यूरोपीय लोग जो भारत में आक्रमण किए थे, उसमें सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चले, डच, जो नीदरलैंड के निवासी डच कहलाते हैं। आइए, ये सिक्का हो गया। अब मूर्तियों। 1st सेंचुरी की मूर्ति कला, 2 मूर्ति कला थी 1st सेंचुरी, जो कुषाण काल में, जैसे एक गंधार शैली यूनानी शैली थी, मथुरा शैली स्वदेशी थी। भारत में मूर्ति कला का विकास कनिष्क के
शासनकाल में हुआ। ये कुषाण वंश से थे, कनिष्क कुषाण वंश के थे। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है, लेट्स क्रैक एसआई में। धन्यवाद।